आज हम चर्चा करेंगे संविधानवाद पर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उदारवादी लोकतंत्र जो है वर्तमान समय की सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक मान्य राजनीतिक व्यवस्था है। विधि का शासन और संविधानवाद उदारवादी लोकतंत्र के साथ सबसे घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई स्थितियां हैं। और संविधानवाद या संविधानवादी शब्द शाब्दिक अर्थ से हम क्या अर्थ लेते हैं कि विधि से शासित या सीमित शक्तियों वाला शासन। लेकिन जो ये संविधानवाद वाली जो शब्द आया है ना, जो ये चारधारा हमारे सामने आती है, यह क्यों आई? इसके कई आधार रहे हैं। जैसे हम अगर इसके इतिहास पर जब नज़र डालते हैं तो इसका जैसे वैचारिक आधार रहा। वैचारिक आधार में ये अरस्तु के समय से लेकर आज तक राज्यों और सरकारों का अनेक रूपों से वर्गीकरण किया जाता रहा है। लेकिन आज यथार्थवादी दृष्टिकोण के आधार पर राज्य व्यवस्था का अध्ययन करने वाले व्यक्ति इस बात पर बल देते हैं कि मूल रूप में तो राज्य और सरकार के केवल दो ही रूप होते हैं। कौन से दो रूप? पहला व्यक्ति के शासन वाले राज्य है ना, और दूसरा विधि के शासन वाले राज्य। एक राज्य में व्यक्ति का नहीं वरन विधि का शासन हो, शासक और शासित दोनों ही विधि के अधीन हो, शासक वर्ग को मनमाना आचरण करने की स्थिति प्राप्त नहीं हो, है ना। और संविधानवादी शासन का मूल तत्व भी यही है कि शासक को मनमाना आचरण करने की स्थिति प्राप्त नहीं है। तो अरस्तु के समय भी यही था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो कि अमेरिकी संविधान सभा कहलाती है एक तरह से, जिसने अमेरिका के संविधान को बनाया था उस समय के एक प्रमुख सदस्य अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने सम्मेलन के एक प्रारंभिक भाषण में कहा था, यदि हम देवता होते तो शासन की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि हम पर शासन करने वाले देवता होते तो हम शासक वर्ग को समस्त शक्तियां सौंपकर निश्चिंत हो जाते और शासक वर्ग पर कोई नियंत्रण लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि देवता हमारे पर शासन कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम मनुष्य हैं, है ना, और हम गलती कर सकते हैं, और हम पर शासन करने वाले भी कौन है? मनुष्य हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले तो शासक वर्ग को शक्तियाँ सौंपनी होती हैं, जिससे उसके द्वारा मनुष्य को, है ना, की जो भीड़ है उसको एक व्यवस्थित समाज का रूप दिया जा सके। और उसके बाद उस शासक वर्ग की शक्तियों को भी नियंत्रण लगाने होते हैं, जिसके द्वारा वो शासन की शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। तो यही संवैधानिक शासन का वैचारिक आधार है। यह जो विचार है कि शासक वर्ग की शक्तियों पर भी नियंत्रण हो और जो भीड़ है एक तरह की, वह एक व्यवस्थित समाज का रूप धारण कर सके, है ना, और शासक अपने शक्तियों का दुरुपयोग न करे। यह जो वैचारिक आधार है, यही विचार संविधानवाद का वैचारिक आधार कहलाता है। संविधानवादी जो शासन है, इसको अगर हम भारतीय और पाश्चात्य परंपरा पर नज़र डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सत्ता का स्वभाव निरंकुशता की दिशा की ओर आगे बढ़ना होता है। और अतः राजनीतिक चिंतन का जो लक्ष्य है, सत्ता को इस दिशा में आगे बढ़ाना नहीं है, वरन उसकी ये जो निरंकुशता है उस पर अंकुश लगाना है। भारतीय राजनीतिक चिंतन और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन वस्तुतः राजनीतिक चिंतन के एक बड़े भाग में असीमित सत्ता का विरोध और सत्ता के सीमित रहने पर बल देते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को हम देखते हैं, है ना, कि उसमें कौन थे? आचार्य, भारद्वाज, विशालाक्ष, पराशर, नारद, भीष्म, मनु, कौटिल्य और शुक्र। ये विद्वान प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतकों में सबसे प्रमुख हैं। और इनका जो रचना काल है वो आज से कई हजारों वर्षों पूर्व है। और हजारों या सैकड़ों वर्षों के जो ये अंतराल हैं, इन परिस्थितियों में राजनीतिक सत्ता पर वैसे सुस्पष्ट और सुनिर्धारित जो संवैधानिक नियंत्रण है, इसकी बात नहीं सोची जा सकती थी, क्योंकि समय ऐसा था। ऐसे नियंत्रणों को आज राजनीतिक सत्ता पर आवश्यक समझा जाता है। लेकिन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो मूल विचार और भावना सदैव क्या रही है? राजा को मर्यादित सत्ता ही प्राप्त होनी चाहिए, है ना। प्राचीन भारत में राजा को सदैव ही धर्म और नैतिकता से आबद्ध माना गया और विधि का प्रारंभिक रूप धर्म और नैतिकता के नियम ही थे। तो इस प्रसंग में मनु और कौटिल्य प्राचीन भारत के दो सबसे प्रमुख राजनीतिक चिंतकों में से हैं, है ना। उनकी इन धारणाओं को हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि मनु के अनुसार राजा का जो प्रमुख दायित्व है वो प्रजा की रक्षा करना। राज्य का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण। और लोक कल्याण के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि मंत्रियों की सलाह ले, है ना, और मंत्रियों की सलाह लेकर शासन को संचालित करे। इसके साथ ही राजा का क्या दायित्व है कि वह लोक परंपराओं को भी मान्यता दे, है, और प्रजा की रक्षा भी करे, लोक कल्याण के कार्य भी करे,
है। उसने ये स्पष्ट किया कि राजा जन इच्छाओं, जन समर्थन और जन सम्मति का कभी भी विरोध नहीं कर सकता है। इसी प्रकार कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र, है ना, उसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत में जो स्वामी 7 अंग बताए थे, उसमें सबसे पहला क्या था? स्वामी, जिसको राजा कहते हैं, उसको सर्वोच्च स्थिति प्रदान की। लेकिन कौटिल्य राजा के आदेश को न तो कानून का एकमात्र स्रोत मानता है और न ही मतलब प्रमुख स्रोत मानता है ना। कौटिल्य के अनुसार कानून के स्रोत कौन है? धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राजा के आदेश, ये सब क्या हैं? कानून के स्रोत हैं। इस प्रकार राजा का आदेश कानून का सबसे निम्नतम स्रोत है। धर्म, व्यवहार और चरित्र जो हैं वो आगे हैं उससे। राजा स्थापित धर्म, प्रचलित परंपराओं और शिष्ट व्यवहार के विरुद्ध कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकता। न केवल मनु और कौटिल्य वरन प्राचीन भारत के लगभग समस्त राजनीतिक चिंतन के जो विधि में शासन का जो प्रतिपादन किया गया है उसे उचित माना गया है। न केवल भारतीय राजनीतिक विचारक, बाकी चीन का जो प्रसिद्ध विचारक कन्फ्यूशियस, आपने नाम सुना होगा, भी अत्याचारी शासन का प्रबल विरोधक था, है ना। और वह शासक पर नियंत्रण रखने और उस पर अनुशासन रखने की आवश्यकता को अनुभव करता था। वह इस बात का प्रतिपादन करता था कि शासन परंपरागत मूल्यों और नैतिक आदर्शों से गहरे रूप में प्रतिबद्ध होने चाहिए और वो हमेशा लोक कल्याण को समर्थित होने चाहिए, है ना। इसी के साथ आप देखिए संविधानवाद कि हमने ये तो भारत का राजनीतिक चिंतन देखा, लेकिन संवैधानिक शासन में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, है ना, उसमें कौन थे कि राजनीतिक चिंतन शुरू कहाँ से हुआ? यूनान से प्रारंभ हुआ है। और ये बात समस्त राजनीतिक चिंतन के प्रश्न में तो नहीं कही जा सकती, लेकिन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के पक्ष में सत्य है कि यूनान जो राजनीतिक चिंतन है यूनान से प्रारंभ हुआ है। सुकरात विधि के शासन को राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च धारणा मानता है और वह इस बात को भी प्रतिपादित करता है कि शासक तथा शासित दोनों के ही द्वारा विधि के शासन का पालन किया जाना चाहिए। यदि कभी राजा के जो आदेश हैं उनकी अवमानना करना आवश्यक हो जाए तो संबंधित व्यक्ति के द्वारा विधि की अवमानना के लिए दंड से बचने की कोई चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। अगर किसी ने कानून की अवमानना की है तो दंड के लिए भी तैयार रहे। विधि का शासन का सिद्धांत इतना अधिक प्रिय था कि विधि के शासन की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी किया जा सकता है। सुकरात ने 2 प्रकार की सरकारें स्वीकार की थी, एक तो कानून और सहमति पर आधारित सरकार और ऐसी सरकार जिसे कानून और जन सहमति का आधार प्राप्त न हो। तो इन दोनों प्रकार की जो सरकारें थी, कानून और उसमें सुकरात कानून और जन सहमति पर आधारित सरकार का ही समर्थन करता था। इसी तरह से प्लेटो देखिए, प्लेटो का अमर ग्रंथ हम जानते कौन सा है? रिपब्लिक। वो अपने इस ग्रंथ में दार्शनिक राजा की निरंकुश सत्ता का प्रतिपादन करता है। प्लेटो ने अब इस दार्शनिक राजा, जिसको फिलोसोफर किंग का नाम दिया है, के विवेक को कानून के बंधन से मुक्त रखा और इस प्रकार रिपब्लिक में प्रतिपादित आदर्श राज्य में विधि शासन के दर्शन हमको नहीं होते, लेकिन उसकी जो रचना है स्टेट्समैन और लाज, वो एक यथार्थवादी विचारक के रूप में सामने आता है। उसमें ये अपने ग्रंथ लाज में तो लिखता है, वह द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य में दर्शन के शासन या विवेक की सर्वोच्चता, इसके स्थान पर वो किसका शासन मानता है? विधि का शासन, और विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करता है। लोज में प्लेटो ने इस धारणा का प्रतिपादन किया है कि राज्य में शासक और शासित सभी आचरण का नियमन राज्य के मौलिक कानूनों के द्वारा ही होना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो ने लॉज में विधि के शासन का प्रतिपादन किया। अरस्तु की क्या धारणा है कि विधि के शासन और संविधानवाद का अरस्तु को जनक समझा जाता है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में विधि के शासन और संविधानवाद का जनक कौन? अरस्तु। तो विधि की सर्वोच्चता का समर्थन करते हुए अरस्तु लिखते हैं कि ठीक प्रकार से बनाए गए कानून ही अंतिम प्रभु होने चाहिए, है ना। अरस्तु का आदर्श सदैव ही संवैधानिक शासन रहा है, निरंकुश राज्य नहीं रहा है, चाहे वह दार्शनिक राजा का निरंकुश राज्य ही क्यों न हो। अरस्तु प्रारंभ से ही इस बात का प्रतिपादन करता है कि श्रेष्ठ राज्य में अंतिम प्रभु कानून ही होना चाहिए, कोई व्यक्ति संप्रभु नहीं होना चाहिए, बल्कि संप्रभु कौन? कानून। उसने इस बात को मानवीय दुर्बलता के प्रति रियायत के रूप में नहीं, बल्कि अच्छे शासन के अनिवार्य अंग के रूप में और एक प्रकार से आदर्श राज्य के रूप में स्वीकार किया है। इसी के साथ पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में जो एक्विनास थे, है ना, उन्होंने राजतंत्र को शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना था, लेकिन उसने राजपद को वंशानुगत करने के बजाय क्या कहा था कि वो निर्वाचित होना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि निर्वाचन के पश्चात राजा पर शपथ द्वारा यह बंधन लगाया जाना चाहिए कि वह शासन का कार्य संविधान के अनुसार ही करेगा, है ना। आधुनिक युग में हम देखते हैं तो संविधानवादी शासन को व्यापक मान्यता प्राप्त है। फांसीवादी, नाजीवादी,
सैनिक तंत्र और सर्वाधिकारवादी या जिसको अधिनायकवाद भी कहते हैं कि जो अन्य रूप हैं, इस प्रसंग में अवश्य अपवाद है, लेकिन यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी है कि ये जितनी भी विचारधारा है वे राष्ट्रीय हित में नहीं है, है ना, और न ही अंतर्राष्ट्रीय हित में है। संविधानवादी शासन ही एकमात्र ऐसी स्थिति है जिसे सभ्य और सुसंस्कृत जीवन के अनुकूल कहा जा सकता है। तो राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्त धारा में हमें इसी दिशा में आगे बढ़ाती है। हम देखते हैं संविधानवाद का अर्थ या आशय कि संविधानवाद क्या है। शासन और शासक वर्ग पर जो नियंत्रण है उसकी आवश्यकता प्राचीन काल से अनुभव की जाती रही। प्राचीन काल में इस प्रकार के नियंत्रण को नैतिक धारणाओं, धार्मिक उपदेशों, औचित्य और अनौचित्य की सामान्य धारणाओं के रूप में थे, लेकिन अनुभव यह रहा कि उपयुक्त प्रकार के नियंत्रणों की प्रभावशीलता स्वयं शासक की वर्ग की इच्छा पर निर्भर करती है। और जब कभी विद्यमान जो शासक वर्ग की सत्ता के लिए चुनौती उत्पन्न हो जाती है तो शासक वर्ग उचित धारणाओं की मनमानी, है ना, इन जो मतलब मनमानी व्याख्या करते हैं और सत्ता पर जो निहित नियंत्रणों की अवहेलना करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं। अतः फिर यह सोचा गया कि शासक वर्ग की शक्तियों पर प्रभावी कानूनी नियंत्रण होना चाहिए, है ना। और प्रदेश के अंदर प्रत्येक देश है उसके अंदर दो प्रकार के कानून हैं, साधारण कानून और संवैधानिक कानून, अर्थात संवैधानिक कानून अर्थात संविधान। इनमें सामान्यतः संवैधानिक कानून को सामान्य कानून की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। शासन और शासक वर्ग को सामान्यतः साधारण कानून और कुछ सीमा तक संवैधानिक कानून से शक्तियां प्राप्त होती हैं। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई है कि शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की व्यवस्था संविधान के द्वारा ही होनी चाहिए, है ना। यह नियंत्रण संस्थागत होने चाहिए जिससे उनकी अवहेलना करना कठिन हो जाए, है ना। तो शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण ही संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। हम संविधानवाद किसे कहेंगे कि शासन और शासक वर्ग पर जो नियंत्रण होता है, और नियंत्रण किसके द्वारा, संविधान द्वारा, है ना, स्थापित जो नियंत्रण है वह क्या कहलाता है, आपका संविधानवाद कहलाता है। जैसा कि एंड्रयूज ने कहा भी है कि संविधानवाद का आशय है कि सीमित शासन संविधान के अंतर्गत सरकार पर दो प्रकार की सीमाएं लगाई जाती हैं। कुछ बातों के संबंध में शासन शक्ति के प्रयोग का निषेध किया जाता है और अन्य बातों के संबंध में शक्ति के प्रयोग की जो प्रक्रिया है उसको निश्चित की जाती है। तो इस प्रकार संविधानवाद के जो दो पहलू, स्वतंत्रता संबंधी और प्रक्रिया संबंधी, है ना। तो संविधानवाद का आशय अगर हम सीधे साधे शब्दों में देखें तो सीमित शक्तियों वाला शासन। संविधानवाद की कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं, जैसे पिनॉक और स्मिथ कहते हैं, है ना। संविधानवाद केवल प्रक्रिया और तथ्य का नाम नहीं है, वरन यह राजनीतिक शक्ति के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है एवं प्रतिनिधित्व, प्राचीन परंपराओं तथा भविष्य की आशाओं का प्रतीक भी है। राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद अरस्तु के समय से चला आ रहा है ना। और इसमें राउसेक की परिभाषा है कि एक धारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और शासक तथा शासित के ऊपर क्या है, एक नियंत्रण की व्यवस्था है। ब्लोंडेल ने कहा है इसी के संबंध में कि भाई संवैधानिक शासन वह है जो विशेषतया उदारवादी हो, जो शासन की शक्तियों और उसके प्रयोग को प्रतिबंधित करता हो और राज्य के नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करता हो। कैसीवियर ने भी इसकी परिभाषा दी है कि संविधानवाद को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि संविधानवादी शासन का अर्थ किसी संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाने से कुछ अधिक है। इसका क्या अर्थ है कि निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन, है ना, कि निरंकुश शासन के में नियम से काम नहीं होता, इसके विपरीत नियमानुकूल शासन। संविधानवाद की जो वास्तविक सार्थकता और उसके पीछे जो मौलिक उद्देश्य है वो यही है कि शासन की सीमाएं बांधी जा सके और शासन जो चलाते हैं उन पर कानूनों तथा नियमों के मानने का बंधन रहे, है ना। तो संविधानवाद की जो धारणा है निश्चित रूप से अधिक व्यापक धारणा है और गतिशील धारणा है। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे संविधान की वाद की जो विशेषताएं उसमें कहते हैं कि संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है ना। संविधानवाद का जो संबंध है वो राष्ट्र के जीवन दर्शन से है। यह उन मूल्यों, विश्वासों, राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो हर राष्ट्र के जो नागरिकों को
प्रिय होता है, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को ये सारे जो मूल्य हैं वो प्रिय होते हैं। तो इससे इन दर्शनों से संबद्ध है। ये संवैधानिक दर्शन राजनीतिक समाज को किसने दिया? एलिट वर्ग ने, जो जिनको हम अभिजन कहते हैं। दूसरी विशेषता कही जाती है संविधानवाद संस्कृति संबंधी अवधारणा है कि हर जगह उस स्थान विशेष की ये संस्कृति से संबद्ध पाई जाती है। हर देश के आदर्श, मूल्य, विचारधाराएं उस देश की संस्कृति की ही उपज होते हैं। तीसरी कहा है कि गत्यात्मक अवधारणा है कि इसकी एक विशिष्ट बात यह है कि इसमें स्थायित्व के साथ साथ गत्यात्मकता भी पाई जाती है, रुकती नहीं है ये। यही कारण है कि ये प्रगति में बाधक नहीं है, प्रगति का साधक बनती है। इसकी गतिशील प्रगति बहुत आवश्यक है क्योंकि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में जो परिवर्तन आता है उसी से संस्कृति का विकास होता है। ये संभागी अवधारणा भी कहलाती है कि एक राष्ट्र के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श और संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। अतः कई देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं, मान्यताएं समान होते हैं, तो ऐसे देशों में संविधानवाद भी जो है वो आधारभूत समानताएं रखता है। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, पाश्चात्य संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद में समानता पाई जाती है। संविधानवाद साध्य से भी संबंधित अवधारणा है कि संविधानवाद मूल साध्यों से संबंधित अवधारणा है, किंतु यह साधनों की पूर्णतया अवहेलना नहीं करती। फिर भी संविधानवाद मुख्य लक्ष्यों का ही सूचक है। इस प्रकार जब संविधानवाद साध्य प्रधान अवधारणा है तो इसका अर्थ उन आदर्शों से है जिन्हें समाज साध्य के रूप में ही स्वीकार करता है। ये संविधान पर आधारित अवधारणा भी कहलाती है कि सामान्य परिस्थितियों में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज के मूल्यों व गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित होता है और यही उन संस्थागत प्रक्रियाओं का संगठन व स्थापना करते हैं जिससे जो है अपना जो संविधानवाद है वह व्यवहारिक बनता है और वास्तविक बनता है। इसके साथ ही हम इसके कुछ लक्षण देखते हैं संविधानवाद के, कि संविधानवाद की जो विभिन्न अवधारणा हैं जिनको हमने पिछले क्लास में देखा था, पाश्चात्य संविधानवाद, साम्यवादी संविधानवाद और विकासवादी देशों के संविधानवाद, है ना। ये जो अवधारणाएं बताई जाती हैं, आज भी संविधानवाद का जो मूल विचार है ना, पाश्चात्य संविधानवाद पर ही आधारित है। इसलिए इसके जो प्रमुख लक्षण हैं, जैसे संविधान, पहला लक्षण ये है कि यद्यपि संविधान का अस्तित्व संविधानवाद की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये तथ्य है कि संविधान के बिना संविधानवाद संभव नहीं होता। संविधान जो है वो संविधानवाद के लिए एक आधारशिला प्रस्तुत करता है। संविधानवाद शासन शक्ति को सीमित करने की एक संस्थागत व्यवस्था है और यह संस्थागत जो व्यवस्था है उस किसकी देन है? संविधान की ही देन है। ये संविधान लिखित, अलिखित, विकसित, निर्मित, लचीला, कठोर कैसा भी हो सकता है, लेकिन विकसित, अलिखित और पारिभाषिक दृष्टि से लचीले संविधान लगभग बीते हुए समय की चीज़ बन चुके हैं और उनके आधार पर संविधानवाद को प्राप्त कर पाना केवल ब्रिटेन जैसे राजनीतिक परिपक्वता वाले राज्यों में ही संभव है। दूसरा इसका लक्षण है कि जनता के प्रति उत्तरदायी, कि हमें लोकतंत्र को भी संविधानवाद या संविधानवाद को लोकतंत्र का स्वरूप मान लेने की भूल नहीं। लोकतंत्र संविधानवाद नहीं है, संविधानवाद लोकतंत्र नहीं है। साम्राज्यवादी जर्मनी शायद ही लोकतंत्र कहला सकता था, यद्यपि वहाँ संविधानवाद का अस्तित्व था क्योंकि शासन सत्ता का प्रयोग कानून के अनुसार होता था, है ना। दूसरी ओर आज के कुछ तथाकथित लोकतंत्री राज्यों में जनता द्वारा निर्वाचित सरकारें जिस प्रकार से मनमाने रूप से आचरण करती है, उसके कारण प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य को संविधानवादी राज्य कह पाना संभव नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र और संविधानवाद परस्पर समरूप न होने पर भी लोकतंत्रीय शासन संविधानवाद की एक पूर्व शर्त है। जैसा कि हर्ज ने कहा भी है कि संविधानवाद अधिनायकवाद विहीन राज्य में ही संभव है। तीसरा इसका लक्षण कहते हैं कि विधि सम्मत शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रणों की व्यवस्था। देखिए, अरस्तु के समय से ये विचार मान्य है कि आदर्श राज्य में सर्वोच्चता की स्थिति किसी व्यक्तियों को नहीं, विधियों को ही प्राप्त होनी चाहिए। और शासन कैसा होना चाहिए? कानून के अनुसार होना चाहिए, उसमें नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए, शासक वर्ग द्वारा सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। संविधानवाद का जो सर्वाधिक प्रमुख आधार है ना, वो विधि सम्मत और सीमित शासन ही होना चाहिए। सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है ना। ये मानव स्वभाव पर आधारित एक अकाट्य सत्य है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश जो सत्ता है पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। ये एक अकाट्य सत्य है और संविधानवाद सत्ता को सीमित करने की एक व्यवस्था है। चौथा लक्षण इसका मूल अधिकारों की व्यवस्था और न्यायपालिकाओं की स्वतंत्रता। जैसा कि 1791 में जब अमेरिका संविधान में 10 संशोधन, प्रथम जो 10 संशोधन हुए थे उसमें नागरिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी और उसी समय विचार मान्य है कि संविधान में ही नागरिक अधिकारों का उल्लेख होना चाहिए जिससे नागरिकों के अधिकारों
के लिए शासन की दया पर निर्भर न रहे। आज इस विचार को समस्त विश्व में मान्यता प्राप्त हो चुकी। शक्तियों का विभाजन और विकेंद्रीकरण, यह भी इसका एक लक्षण है। जैसा कि फेडरिक लिखते हैं कि जनसमूह उतना ही निरंकुश हो सकता है जितना कि मुकुट धारण करने वाला एक विशिष्ट व्यक्ति। अतः लोकतंत्र को संविधानवादी शासन का रूप देने के लिए मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत को अधिकाधिक संभव तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू द्वारा जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत दिया वह एक लचीली और गतिशील धारणा है, जिसका मूल लक्ष्य क्या है कि सत्ता का जो दुरुपयोग है वो न हो। अतः संविधानवाद के लिए शक्ति विभाजन की मूल भावना को ग्रहण करना होगा। सत्ता व्यवस्था और शांतिपूर्ण परिवर्तन की क्षमता, यह भी इसका एक लक्षण है कि राजनीतिक क्षेत्र में अनेक बार बल प्रयोग इस कारण होता है कि सत्ता में परिवर्तन की कोई निश्चित सर्वमान्य प्रक्रिया नहीं होती। अतः सत्ताधारकों में शांतिपूर्वक परिवर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका हम अंतिम लक्षण ये देख सकते हैं कि श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद, कि संविधानवाद की दृष्टि से श्रेष्ठ सामाजिक परंपराएं, सांस्कृतिक संवैधानिक बहुलवाद है ना, ये इसका बहुत महत्व है। यदि किसी समाज में सुस्थापित परंपराएं हैं तो शासन इन परंपराओं की उपेक्षा करके जनमत को कभी भी अपने विरोध में करने का साहस नहीं कर सकता। सामाजिक बहुलवाद समाज के विभिन्न संघों के माध्यम से शासन की शक्तियों को मर्यादित करता है। श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद का महत्व इस दृष्टि से स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिन संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर एकता, स्वतंत्रता और न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया है, दक्षिण अमेरिकी राज्यों में वे अधिकारी वर्ग द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक सकी, है ना। सब जगह अलग अलग तरह से ही होता है। जैसे डेल ने अ प्रीफेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी, उसमें लिखा है कि निर्वाचनों के प्रति उत्तरदायित्व के साथ सामाजिक बहुलवाद बहुमत वर्ग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने का प्रभावशाली साधन है। तो संविधानवाद के ये कुछ लक्षण हैं। इसके अलावा भी हैं, जैसे संघवाद, स्वस्थ लोकमत, प्रेस की स्वतंत्रता, है ना। तो संवाद जो संविधानवाद है, इसके संबंध में हमको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मूलतः एक गतिशील धारणा है, ठीक है। और प्रथम महायुद्ध तक पाश्चात्य संविधानवाद को ही संविधानवाद समझा जाता था, लेकिन प्रथम महायुद्ध के बाद विशेषतया द्वितीय महायुद्ध के समय से ही परिस्थितियाँ बहुत अधिक तेजी से परिवर्तित हुई और आज ये बात स्पष्ट हो गई है कि अधिकतम संभव सीमा तक आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के बिना संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः संविधानवाद को प्राप्त करने के लिए पाश्चात्य संविधानवाद का आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ समन्वय स्थापित करना होगा।